21 सितंबर 2024 जब बेंगलुरु के वैली कावल इलाके में तेज़ बदबू फैल गई, पर वहाँ के लोगों को ये अंदाज़ा ही नहीं था कि वो बदबू आखिर किस चीज़ की है। पिछले कुछ दिनों से ये बदबू उस मोहल्ले में फैली हुई थी, पर इतना नहीं कि मोहल्ले वाले परेशान हो जाएं, लेकिन ये बदबू धीरे धीरे करके बढ़ती ही जा रही थी। जब लोगों ने पता किया तब उस बदबू का केंद्र उस मोहल्ले में ही बने एक फ्लैट से आ रही थी। जब मोहल्ले वालों ने फ्लैट के लैंडलॉर्ड से बात की तब उन्हें पता चला कि वहाँ पर एक महालक्ष्मी नाम की औरत अकेली रहती है और उसके फ्लैट से आ रही उस बदबू के कारण पूरे मोहल्ले को परेशानी उठानी पड़ रही थी। तो फ्लैट के लैंडलॉर्ड ने सीधे महालक्ष्मी की मां मीरा राणा को फ़ोन किया, क्योंकि महालक्ष्मी वहां पर नहीं थी। और यह भी हो सकता है कि लैंडलॉर्ड ने महालक्ष्मी के फ़ोन पर कॉल किया हो और उसका फ़ोन ना लगा हो, देन उसके बाद उसकी मां को फ़ोन किया हो। और 3 बजे के आसपास मीरा राणा और उनकी छोटी बेटी वहां पर पहुंचते हैं और बदबू इतनी ज़्यादा थी कि वहां पर खड़े होना भी मुश्किल था। पर जैसे तैसे उन्होंने गेट खोला और उन्होंने देखा कि फर्श पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ है और साथ ही छोटे छोटे मैगेट्स रेंगते हुए नज़र आ रहे थे। और वो तेज़ बदबू रसोई के पास रखे फ्रिज से आ रही थी और उसी फ्रिज के पास ढेर सारा खून और मैगेट्स भी थे। और जैसे ही उन्होंने फ्रिज का दरवाज़ा ओपन किया तब दिल दहला देने वाला दृश्य उनके सामने था, क्योंकि फ्रिज के अंदर एक पूरी डेड बॉडी पीसेस के अंदर काट करके रखी हुई थी। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उनकी ही बेटी महालक्ष्मी की थी। ये नज़ारा देखकर पूरे मोहल्ले की रूह कांप गई थी, क्योंकि उनको अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि इतना ब्रूटल मर्डर उनके मोहल्ले में उनकी नाक के नीचे कैसे हो गया। ऐसी रूह कपा देने वाली हत्या कोई पहली नहीं है, बल्कि इससे पहले भी 2022 में दिल्ली के छतरपुर इलाके में ऐसे ही सेम घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका खुलासा पूरे 6 महीनों के बाद हुआ। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हो रॉन्ग रूट्स। महालक्ष्मी एक 29 साल की लड़की जो कि नेपाल की रहने वाली है, बट 2019 में उसकी शादी हेमंत से हो गई और वो दोनों ही बेहतर रोजगार के चलते नेपाल से बेंगलुरु आ गए। हेमंत बेंगलुरु के ही एक मोबाइल शॉप पर काम करने लगा और महालक्ष्मी भी बेंगलुरु के एक मॉल में कॉस्मेटिक सेल्स पर्सन के तौर पर काम करने लगी। वे दोनों ही बेंगलुरु के नीला मंगला इलाके में एक किराए के मकान में रहने लगे। 2023 आते आते उन दोनों की एक बेटी भी हुई, लेकिन 2023 में ही उन दोनों के रिश्ते के बीच में एक दरार आ गई और हेमंत को ये शक था कि उसकी पत्नी महालक्ष्मी अशरफ नाम के लड़के के साथ मिल करके उसे चीट कर रही है। और इसी चीज के चलते उन दोनों के बीच में काफी झगड़े होते और आखिर में वो दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगे। हेमंत नीला मंगला इलाके में रहता और महालक्ष्मी अपनी माँ बहन के साथ में रहती और हर 10-15 दिनों के बीच में महालक्ष्मी अपनी बेटी से मिलने जाया करती। बट 21 सितंबर के इस घटना के 5 महीने पहले ही महालक्ष्मी अपनी माँ बहन के साथ ना रहकर अकेली वाइली कवल इलाके में रहने लग जाती है। अब चूंकि वो जॉब करती थी तो वो सुबह 9 बजे घर से निकलती और रात में 10 बजे वापस आती, जिसकी वजह से मोहल्ले वालों को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, जस्ट नथिंग। बट वो इतना जानते थे कि कभी कभी उसे एक लड़का पिकअप एंड ड्रॉप करने आता था, बट किसी को भी उस लड़के के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। और फिर सीन शिफ्ट होता है 21 सितंबर वाले दिन पर। जैसा कि मैंने बताया कि महालक्ष्मी की बॉडी मिलने पर पूरे मोहल्ले की रूह कांप गई और लैंडलॉर्ड ने तुरंत से ही पुलिस को फोन कर दिया। जब क्राइम सीन पर पुलिस पहुंची और अंदर का नज़ारा देख उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां पर फैली हुई बदबू इतनी ज़्यादा थी कि पुलिस को 2 मास्क लगा करके अंदर जाना पड़ा और उन्होंने देखा कि फ्रिज टुकड़ों से भरा पड़ा है। फ्रीजर में टुकड़े इतने ज़्यादा थे कि वहां पर पहुंची फॉरेंसिक टीम को टुकड़ों को समेटने के लिए पास के ही मुर्दा घर से स्टाफ मंगवाना पड़ा। साथ ही पुलिस को क्राइम सीन से एक सूटकेस मिला और थोड़ा छानबीन करने पर उन्हें दरवाजे के पास में एक फ़ोन मिला, जिसे ऑन करने पर पता चला कि वो फ़ोन
किसी और का नहीं बल्कि महालक्ष्मी का है। और कॉल डिटेल्स से उन्हें पता लगा कि 2 सितंबर के बाद से उस नंबर से किसी की भी बात नहीं हुई है, जिससे पुलिस को ये अंदाजा हो गया कि महालक्ष्मी का मर्डर 2 या 3 तारीख के बीच में हुआ है। और बदबू आने पर इस केस का खुलासा 19 दिन बाद हुआ और क्राइम सीन से बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और अब तक हर तरफ न्यूज़ यही चल रही थी कि बॉडी के 30 टुकड़े किए गए थे और पुलिस को ये अंदाजा हो गया था कि हत्या करने वाला महालक्ष्मी का कोई अपना ही है। और शक के बिना पर सबसे पहले पुलिस ने महालक्ष्मी के हस्बैंड हेमंत को उठाया। पूछताछ करने पर हेमंत ने बताया कि एक अशरफ नाम का व्यक्ति है जिस पर उसे शक है, क्योंकि हेमंत को लगता था कि अशरफ और उसकी वाइफ महालक्ष्मी के बीच में लव अफेयर है। अब पुलिस के रेडार पर अशरफ भी था। अशरफ एक नाई की दुकान पर काम करता है और अशरफ से पूछताछ करने पर उन्हें ऐसा कोई भी सख्त सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि हेमंत या फिर अशरफ ने ही महालक्ष्मी का मर्डर किया हो। साथ ही इन दोनों के फ़ोन की सीडीआर में भी ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे इन दोनों पर शक जताया जा सके। लेकिन फिर भी वही सवाल था कि आखिर किसने महालक्ष्मी को इतनी बुरी तरीके से मारा। अब पुलिस फ्लैट के आसपास में लगे सभी सीसीटीवी फुटेज को देख रही थी और इस उम्मीद में बैठी थी कि काश उनके हाथ में कोई एक छोटा सा सबूत लग जाए। और तभी उन्हें पता चला एक व्यक्ति के बारे में जो महालक्ष्मी को पिकअप एंड ड्रॉप करने आता था। और थोड़ी सी छानबीन करने पर पुलिस सीधा संदिग्ध व्यक्ति तक पहुंच जाती है। पुलिस को यह पक्का यकीन था कि उसी ने ही महालक्ष्मी का मर्डर किया था, लेकिन पुलिस इस व्यक्ति का नाम पब्लिक नहीं करती क्योंकि उनको डर था कि अगर उन्होंने उस व्यक्ति का नाम पब्लिक किया तो खूनी चौकन्ना हो जाएगा और अपनी जगह बदलता रहेगा। पुलिस आरोपी की मोबाइल को ट्रैक कर रही थी। पहले उसकी फ़ोन की लोकेशन पश्चिम बंगाल थी, उसके बाद में फ़ोन स्विच ऑफ हुआ और फिर उसकी लोकेशन ओडिशा बताई गई। ओडिशा उसकी लास्ट लोकेशन थी, जिसके बाद में उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। और अब पुलिस लोकेशन के बेसिस पर ही अपनी टीम्स को पश्चिम बंगाल और ओडिशा भेज देती है। और 25 सितंबर को ये खुलासा होता है कि आरोपी मुक्ति राजन प्रताप रॉय ओडिशा के भद्रक जिले के धुसरी गांव से 1.5 किलोमीटर दूर एक पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। उसकी बॉडी के पास से एक नोट भी मिला। उस नोट में उसने अपने अपराध को कबूला था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि उसने ही महालक्ष्मी को अपने हाथों से मारा है। और उस नोट में उन दोनों की लव अफेयर वाली बातें भी लिखी हुई थी और साथ ही उसकी बॉडी के पास में एक मोबाइल फ़ोन, एक लैपटॉप और एक स्कूटी मिली। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पुलिस को ये लीड कैसे मिली कि मुक्ति राजन ही असली कातिल है। दरअसल पुलिस ने महालक्ष्मी के फ़ोन का सीडीआर निकलवाया, जिसके बाद मुक्ति राजन का नाम सामने आया। और थोड़ी सी और जांच करने पर पता चला कि मुक्ति राजन भी उसी मॉल में काम करता है जहां पर महालक्ष्मी काम किया करती थी। पर इसमें हैरानी की बात ये थी कि मुक्ति राजन पिछले 20-22 दिनों से गायब था। जिसके बाद पुलिस मुक्ति राजन के रूम पर पहुंचती है और उन्हें वहां पर मुक्ति राजन का छोटा भाई मिलता है, जिससे पूछताछ करने पर पुलिस को यह पता चला कि मुक्ति राजन ने ही महालक्ष्मी का मर्डर किया है और ये बात उसके भाई ने ही उसे बताई है। जिसके बाद में मुक्ति राजन वहां से चला गया और वहां से जा करके ओडिशा अपने गांव चला गया। वो अपने गांव पूरे 3 साल के बाद गया था, जिसके बाद उसने ये महालक्ष्मी वाली बात अपनी माँ को बताई और फूट फूट कर रोया। और 25 तारीख की सुबह वो अपने घर से निकल गया और लगभग 1.5 किलोमीटर बाद ही एक पेड़ से लटक कर उसने अपनी जान दे दी। और मुक्ति राजन के पास से मिले उस नोट से पता लगा कि 2 तारीख को महालक्ष्मी और मुक्ति राजन के बीच में एक झगड़ा हुआ, जिसके बाद में मुक्ति राजन इतना गुस्से में आ गया कि उसने सीधा महालक्ष्मी का मर्डर कर दिया। मैं भी शायद ये बात शादी को लेकर के हो, जैसा आफताब और श्रद्धा वाले केस में हुआ था। बट इस केस में अभी तक वो हथियार नहीं मिला है जिससे महालक्ष्मी की बॉडी को काटा गया था। और साथ ही कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि शायद अब सवाल ही बनकर रह जाएं। बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है और इस केस की जांच अभी भी चल रही है। कभी कभी तो काफ़ी अजीब हो जाता है, समझ ही नहीं आता कि क्या बोलूं। और खासकर ऐसे केसेस जिनके बारे में सुन करके ही रूह कांप जाती है। क्या सच में इंसानियत ख़त्म हो चुकी है? वेल, अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो डू लाइक, कमेंट, शेयर and that's it, simple, and don't forget to check my
चैनल जो भी है चैनल बस। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप और अपनी फैमिली का ख्याल रखें।